फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्लोजिंग में शायद ये सबसे बड़ा सवाल ना हो कि यूएस इलेक्शंस कौन जीतेगा या फिर इंडिया में भी इलेक्शंस कौन जीतेगा, बल्कि साल की सबसे बड़ी कंफ्यूजन टैक्स पेयर्स के दिमाग में ये है कि ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम को आपकी डिफॉल्ट रिजीम बना दिया जाएगा अगर आप रिजीम को खुद से नहीं चुनते। गलत रिजीम चुनने पर आपकी टैक्स लायबिलिटी हजारों या फिर लाखों तक भी बढ़ सकती है। और अगर आपको टैक्स प्लानिंग करनी है तो 31 मार्च तक ही आपको सारे वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले लेने चाहिए। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको एक पूरी डिटेल गाइड शेयर करूंगा कि आप अपने लिए सही टैक्स रिजीम कैसे चुन सकते हैं। आखिरी में हम आपको एक कैलकुलेटर भी देंगे जिससे आप आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेहतर है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपकी कंफ्यूजन को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले कि अलग अलग इनकम लेवल्स के लिए सही टैक्स रिजीम कौन सी है। दूसरा, डिडक्शंस अवेलेबल अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम। तीसरा, डिडक्शंस अवेलेबल अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। एंड फाइनली एक केस स्टडी जिसमें लाइव एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब्स आपको थोड़े अट्रैक्टिव जरूर लगेंगे, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम अपने साथ ढेर सारी डिडक्शंस लेकर आता है। तो भला दोनों रिजीम्स में से सिलेक्शन कैसे किया जाए? इस इन्फोग्राफिक को देखकर आप समझेंगे कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में कितनी टैक्स डिडक्शन लेनी पड़ेंगी टू ब्रेक इवन बिटवीन द टू टैक्स रिजीम्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपकी इनकम सीटीसी 9 लाख रुपए है, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर ओल्ड टैक्स रिजीम में 2,62,500 रुपए की डिडक्शन क्लेम करनी होंगी। तभी आपकी लायबिलिटी दोनों रिजीम्स में बराबर जाके बैठे। फिर आपके लिए एक सिंपल डिसीजन हो जाएगा और आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में सारी डिडक्शंस मिलाकर इंक्लूडिंग सेक्शन 80C, 80D, होम लोन इंटरेस्ट एक्सेट्रा 9 लाख की इनकम पर 2,62,500 रुपए से ऊपर की है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर लेनी चाहिए। अदरवाइज न्यू टैक्स रिजीम इज बेटर। तो डिडक्शंस मुझे मिलेंगी कौन सी? आइए एक बारी तेजी से रिवाइज कर लेते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज। हर एक सैलरीड इंडिविजुअल को 50,000 रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16। दूसरा, हाउस रेंट अलाउंस। HRA एक पार्ट ऑफ सैलरी होता है जो एम्प्लॉयर्स देते हैं एम्प्लॉयज को रेंट की पेमेंट के लिए। HRA exemption will be allowed the lower of the following. First, actual HRA जो एम्प्लॉयज को मिला हो। Second, 40% of the salary for non-metro cities या फिर 50% of the salary अगर rented property metro cities में है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। थर्ड, actual rent paid जो सैलरी के 10% से कम होना चाहिए। तीसरा, चैप्टर 6 से डिडक्शंस। सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक ऐसे कई डिडक्शंस हैं जो हम लोग क्लेम कर सकते हैं, जैसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, एनपीएस कंट्रीब्यूशन, मेडिकल इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन, डोनेशंस, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स एक्सेट्रा। चौथा, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। अगर आप एक घर लोन के माध्यम से खरीदते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है उसे आप क्लेम कर सकते हैं और क्लेम आप 2 लाख रुपए तक ही कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में इतनी डिडक्शंस मिलती हैं, तो क्या इतनी ही डिडक्शंस हमें न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेंगी? अफसोस की बात है, हमें इतनी सारी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। पर आप निराश मत होइए। ऐसे कुछ डिडक्शंस हैं जो अभी भी आप क्लेम कर सकते हैं। आइए उन्हें जानते हैं। सबसे पहला, सभी सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की, ये न्यू टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल होगी। दूसरा, सेक्शन 80 CCD2 के तहत आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए भी डिडक्शन मिलेगी, पर इस केस में आपके एम्प्लॉयर्स को भी कंट्रीब्यूशन देनी होगी। अगर आप इससे डिटेल में समझना चाहते हैं तो फटाफट से हमारी एनपीएस टैक्सेशन की वीडियो को जाकर देखिए। तीसरा, अगर आपने एक लोन पर लिया हुआ घर रेंट पे चढ़ा रखा है तो उस पर दिए गए इंटरेस्ट को भी आप सब्जेक्ट टू लिमिट्स क्लेम कर सकते हैं, पर आपको ऊपर बताए हुए डिडक्शंस जैसे कि 80C, 80EE, 80CCD1, हाउस रेंट अलाउंस एक्सेट्रा नहीं अवेलेबल होंगे। बस इतनी सी डिडक्शंस, भला इतनी सी डिडक्शंस के लिए
कोई क्यों ओल्ड टैक्स रिजीम से शिफ्ट करेगा? आप भी बाकियों की तरह गलती मत कीजिए। हमारे रहते आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम समझते हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम हमारे लिए बेहतर है। जस्ट बिकॉज ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल नहीं है। अगर ऐसा होता तो भला गवर्नमेंट इसे इंट्रोड्यूस ही क्यों करती? आपका डिसीजन टू चूज ओल्ड टैक्स रिजीम डिपेंड करना चाहिए ऑन द एग्जेम्पशंस और द डिडक्शंस जो एसएससी के पास अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई ऐसी डिडक्शन नहीं होते तो उसके लिए पुराना टैक्स रिजीम यूज करना बेनिफिशियल नहीं होता। लेकिन किसी इंडिविजुअल को डिडक्शन मिल रहे हैं अंडर सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24, तो उसके लिए पुराना टैक्स रिजीम चूज करना बेनिफिशियल हो सकता है। जब डिसाइड करना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना है या नहीं, तो ध्यान से ये देखना जरूरी है कि एसएससी के पास क्या क्या एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अवेलेबल है। पर अभी भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर श्याम का, जिनकी एनुअल सैलरी 8 लाख रुपए है, जिससे स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, सेक्शन 80C, एनपीएस के 2 एडिशनल डिडक्शंस और इंश्योरेंस के डिडक्शंस को अवेल करके टैक्सेबल इनकम 2,85,000 रुपीज है। तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना होगा अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर अब मिस्टर श्याम न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करते हैं तो उनको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 40,000 के एनपीएस के अलावा कोई और बेनिफिट नहीं अवेलेबल होगा। इस सब के चलते मिस्टर श्याम की टैक्सेबल इनकम 7,10,000 रुपए हो जाती है, जिसके चलते उनका टैक्स 26,000 रुपए प्लस 4% सेस बने। न्यू रिजीम में रिबेट अंडर सेक्शन 87A तभी मिलेगी जब आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम की होगी। अदरवाइज शुरू से जो स्लैब्स हैं उनके हिसाब से ही टैक्स भरना पड़ेगा। हम जानते हैं कि इस एग्जाम्पल की क्लैरिटी आपके पास नहीं होती तो आप शायद 26,000 रुपए का टैक्स भर चुके होते। असेसमेंट ईयर 2024-25 से न्यू टैक्स रिजीम में डिफॉल्ट रिजीम होगी अंडर सेक्शन 115 PAC। अगर कोई एसएससी न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स नहीं देना चाहता तो उसको साफ साफ ऑप्ट आउट करना पड़ेगा और पुराने टैक्स रिजीम के अंदर का टैक्स देना होगा। पर अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी टैक्स कैलकुलेशंस की जानकारी नहीं है, तो मैं टैक्स को कैसे कैलकुलेट करूं, कैसे समझ पाऊं कि कौन सी टैक्स रिजीम मेरे लिए बेहतर है? आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए तो हम हैं। हमारी टीम ने आप सबको इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए एक सॉल्यूशन निकाल दिया है, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम कैलकुलेटर। जी हाँ, इस कैलकुलेटर की मदद से आप दोनों ही रिजीम के टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर है। इस कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सैलरी डिप्लॉयड हैं तो आप हर साल अपने फायदे के हिसाब से टैक्स रिजीम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से आती है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नहीं है। एक बारी न्यू रिजीम में चले गए तो बस एक बारी ओल्ड रिजीम से फिर न्यू रिजीम में स्विच करने का मौका मिलेगा। फिर आप अगर उसके बाद ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो वापस कभी न्यू रिजीम में ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में काफी क्वेरीज अराइज हो रही हैं और जैसे ही ईयर एंड हो रहा है आपको यह डिसीजन भी लेना होगा कि कौन सी स्कीम को चूज करें। तो आपको आइडियली मार्च खत्म होने से पहले यह पता होना जरूरी है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना है और कौन सी में नहीं, ताकि आप हजारों लाखों का टैक्स बचा सकें। आपको यही टैक्स एडवाइजरी की सर्विस देने के लिए हमारी इन हाउस टीम्स के एक्सपर्ट्स हैं। ईयर एंड टैक्स एडवाइजरी या ITR फाइलिंग में आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ www.taxbuddy.com पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।